नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात करेंगे खबरों की। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से मिल रही है। यहां आर्मी कैंप में आग लगी है। आग में 3 आर्मी टेंट और एक ट्रक जल गया है। ग्रामीणों की मदद से सैन्य जवानों ने आग पर काबू पाया। जेदासर के उप स्वास्थ्य केंद्र में ये आर्मी कैंप लगा था। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है हनुमानगढ़ से। यहां आर्मी कैंप में आग लगी है। 3 आर्मी टेंट और एक ट्रक जल गया है। ग्रामीणों की मदद से सैन्य जवानों ने आग पर काबू पाया। जेदासर के उप स्वास्थ्य केंद्र में ये आर्मी कैंप लगा था। तो बड़ी खबर आपको बता दें हनुमानगढ़ से है। यहां पर आर्मी कैंप में आग लगी है। आग में 3 आर्मी टेंट और एक ट्रक जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से सैन्य जवानों ने इस आग पर काबू पाया। आपको बता दें जेदासर के उप स्वास्थ्य केंद्र में यह आर्मी का कैंप लगा था। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी रवि, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं आग लगने के और फिलहाल क्या कुछ हालात हैं? अनीता, ये पल्लू थाना क्षेत्र के जेदासर गांव का मामला है, जहां पर आर्मी ने अपना कैंप लगवा रखा था और उप स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर आर्मी का राशन का कैंप जो है वो वहां पर लगा था और पास में ही चल रहे सैन्य अभ्यास के दौरान खाना यहीं बनाया जाता था। यहाँ पर एक कूलर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद में आर्मी के 3 टेंट जो है वो जलकर राख हो गए। पास ही खड़ा राशन सामग्री से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो भी आग की भेंट चढ़ गया और इस आग की सूचना मिलने के बाद वहां ग्रामीण और सैन्य कर्मियों का जमावड़ा लग गया, जिन्होंने बेमुश्किल इस आग पर काबू पाया। इस समूची आगजनी के दौरान सेना के राशन को काफी नुकसान पहुंचा है और एक जो सैनिक है उसके हाथ में हल्का कुछ यहाँ पर घायल हुआ है वो, परंतु फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर वहां पर पहुंच चुकी है। जो तहसीलदार हैं उनको भी मौके पर रवाना किया गया है और अब जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल चुका है और आर्मी ने 3 उनके टेंट और एक ट्रक जो है उसका वहां पर जलने से हानि हुई है। जी रवि, ये सबसे पहले तस्वीरें नेट न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब आग लगी, भीषण आग के चलते उसके बाद ग्रामीणों की सहायता के साथ ही जो आर्मी के जवान वहां मौजूद थे उन्होंने इस आग पर काबू पाया। हालांकि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई और ये बड़ा हादसा यहाँ पर होते होते टल गया। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये खबर है हनुमानगढ़ से, जहां पर आर्मी के 3 टेंट और एक ट्रक जलकर खाक हो गए हैं। आपको हम ये जानकारी दे दें कि ग्रामीणों की मदद से सैन्य जवानों ने इस आग पर काबू पाया और जेदासर के उप स्वास्थ्य केंद्र में आर्मी का एक कैंप लगा था। और चलिए अब बात करते हैं आसाराम, आशंका और आशा की। नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के केस का फैसला 25 अप्रैल को आएगा। 4.5 साल बाद इस मामले की आखिरी बहस जोधपुर ट्रायल कोर्ट में 7 अप्रैल को पूरी हुई थी। यौन शोषण के आरोपी आसाराम के मामले में 4.5 साल बाद 25 अप्रैल को फैसला आने वाला है। ये फैसला जोधपुर की ST/SC कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा की कोर्ट सुनाएगी। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आसाराम पर 15 अगस्त 2013 को एक नाबालिग छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया। पीड़िता के आरोपों के मुताबिक आसाराम ने जोधपुर के मड़ाई आश्रम में उससे रेप किया। 19 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला मार्केट थाने में आसाराम के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। 20 अगस्त 2013 को नाबालिग के 164 के तहत बयान दर्ज कराए गए। 21 अगस्त को FIR जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर की गई, जिसके बाद मामले की जांच अधिकारी चंचल मिश्रा ने शुरू की। इस दौरान आसाराम को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन आसाराम नहीं आए। ऐसे में जोधपुर पुलिस 31 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर आश्रम पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया।
पूछताछ पूरी होने के बाद 6 नवंबर 2013 को आसाराम के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। 29 नवंबर 2013 को प्रसंज्ञान लिया गया। 13 फरवरी 2014 को आसाराम पर चार्ज फ्रेम किए गए। 10 मार्च 2014 को अभियोजन पक्ष ने बहस शुरू की, जो 6 अगस्त 2016 तक चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 58 गवाहों की सूची कोर्ट में पेश की गई, जिसमें से 44 गवाहों के बयान करवाए गए, जबकि 12 गवाहों को ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद 4 अक्टूबर 2016 को इस मामले में मुख्य आरोपी आसाराम के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए। साथ ही अन्य सह आरोपियों के बयान भी दर्ज हुए। 22 नवंबर 2016 को बचाव पक्ष की ओर से जिरह शुरू की गई, जो 11 अक्टूबर 2017 तक चली। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से 58 गवाहों की सूची कोर्ट में पेश की गई, जिसमें से 31 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाए गए। बाकी 27 गवाहों को ड्रॉप कर दिया गया। पूरे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 160 पत्रावलियां प्रदर्शित की गई। वहीं बचाव पक्ष ने 225 पत्रावलियां कोर्ट के सामने रखी। 25 अक्टूबर 2017 को इस मामले में अंतिम बहस शुरू हुई। बचाव पक्ष की ओर से 43 पेशियों के दौरान आसाराम के वकील सज्जन राज सुराणा ने अंतिम बहस की। वहीं पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने मामले में 9 दिन अंतिम बहस की। इस दौरान सोलंकी ने 48 न्यायिक उदाहरण कोर्ट के सामने पेश किए। पीड़िता के वकील ने अंतिम बहस पूरी की। उसके बाद आसाराम के वकील ने एक बार फिर रिजवाइंडर पेश किया। ऐसे में 7 अप्रैल 2018 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद SC/ST कोर्ट पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने आसाराम के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। तो आसाराम पर फैसला कल। जोधपुर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, टोल नाकों पर भी वाहनों की तलाशी की जा रही है। शहर में धारा 144 लागू है। आसाराम आश्रम के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। समर्थकों पर पुलिस की पैनी नजर है और शहर में 2 अस्थायी जेल बनाई गई है। आसाराम के जोधपुर स्थित आश्रम के बाहर की स्थितियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। यौन उत्पीड़न आरोपी आसाराम के मामले में आगामी 25 अप्रैल को फैसला आना है। फैसला कहां सुनाया जाए, इसको लेकर हाईकोर्ट में पुलिस कमिश्नर की ओर से एक अर्जी पेश की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि आसाराम को जेल से ही फैसला सुनाया जाए। इस अर्जी में यह कहा गया था कि आसाराम के समर्थक फैसला आने के बाद जोधपुर के हालात पंचकूला जैसे कर सकते हैं, जोधपुर की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आसाराम को जेल में फैसला सुनाया जाए। इसके साथ ही पुलिस को ये हिदायत दी कि वह कोई भी एप्रोप्रिएट कदम जो है उठा सकती है और जोधपुर की कानून व्यवस्था बनाए रखे, जिसको लेकर आज यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं पाल आश्रम में, जहाँ पे आसाराम के जो लगभग 400-500 साधक लगातार 5 सालों से यहाँ पे रह रहे थे, उनको खाली करवा दिया गया है। 4 से 5 साधकों को ही रहने की जो है यहाँ पे अनुमति दी गई है। सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आश्रम है वो पूरी तरह से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस पूरी नज़र रखे हुए है कि कोई भी यहाँ पर अंदर ना आ पाए। सबसे बड़ी बात, जोधपुर की ओर आने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं और आसाराम के किसी भी समर्थक को जोधपुर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पूरे जोधपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आसाराम के समर्थकों को जोधपुर में आने से रोकने के लिए पुलिस ने हर वो कदम उठाए हैं जिससे जोधपुर की कानून व्यवस्था बनी रहे। अब देखने वाली बात है कि आगामी 25 तारीख को आसाराम के मामले में क्या फैसला आता है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो जोधपुर के टोल नाके पर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। यहां से गुजरने वाले सभी वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। संवाददाता राकेश गुसाई ने टोल नाके की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जेल में बंद आसाराम बापू पर कल फैसला आने वाला है। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद कर दी गई है। अभी जो गुजरात और अहमदाबाद से आने वाला ये एक टोल नाका है जो जोधपुर के लिए जाता है, इस पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय भी मौजूद है। पुलिस ऑफिसर्स और यहाँ पर लगाई गई STF की टीमें यहाँ पर गाड़ियों का सर्च कर रही है। किसी भी गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध या फिर बाबा का कोई समर्थक तो नहीं है, इसको लेकर एहतियात के तौर पर जगह जगह पर चेकिंग की जाती है। जोधपुर में आने का ये
पहला रास्ता है और पहले रास्ते में किस प्रकार से चेकिंग आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर किस प्रकार से चेकिंग की जा रही है। कोई किसी प्रकार का कोई संदिग्ध वस्तु गाड़ियों में रखकर ना ले जाए, किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस डेवलप ना हो, इसको लेकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और यही कारण है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया। सीआई साहब, किस तरह के निर्देश मिले हुए हैं और किस तरह से आप आज सर्च ऑपरेशन और ये चेकिंग कर रहे हैं वाहनों की? इधर से जो भी संदिग्ध साधारण या संदिग्ध जो आ रहे हैं, जो कल जो वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, उनकी चेकिंग के लिए अतिरिक्त जाब्ता लगाया है, जो सुबह से ही चेकिंग जारी है। ये कौन सा हाईवे है जिससे ये पूरा रास्ता जाने वाला है? पाली को जाने वाला हाईवे है, जोधपुर पाली हाईवे है। किसी प्रकार का कोई अभी तक किसी प्रकार से कोई न्यूसेंस करने वाला व्यक्ति या बाबा का कोई समर्थक या किसी प्रकार से कोई संदिग्ध वस्तु अभी तक कहीं मिली है? नहीं, अभी ऐसा कोई सामने नहीं आया, कोई इस तरह का कोई न्यूसेंस वाला है, इस तरह कोई भी सामने नहीं आया। गजेंद्र सिंह जी सीआई साहब हैं और ये पूरा जो एरिया और टोल नाके के बाद जैसे ही गाड़ियां इसके अंदर प्रवेश करती है जोधपुर के लिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। हर गाड़ी की जांच की जा रही है और हर गाड़ी के अंदर हर डिक्की खोलकर या उसके अंदर बैठे हुए लोगों का आईडी चेक करके इस चीज की तस्दीक की जा रही है कि किसी प्रकार से कोई संदिग्ध व्यक्ति या बाबा का समर्थक या कोई उत्पाती किस्म का व्यक्ति यहाँ ना आ जाए। बहरहाल जोधपुर के अंदर इस पॉइंट के ऊपर ये सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। आगे भी जोधपुर के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा को लेकर, इसको हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो जिस तरह से आपने देखा कि तमाम वो इंतजामात किए गए हैं, कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि कल जो फैसला आने वाला है आसाराम दुष्कर्म प्रकरण को लेकर जो फैसला आने वाला है, उसके मद्देनजर एहतियात के तौर पर पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है। जोधपुर में धारा 144 लगा दी गई है, टोल नाकों तक पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो और भी कई तमाम पहलू हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। आपको बता दें कि जोधपुर से हमारे साथ ललित सिंह जुड़े हैं, अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़े हैं और राकेश गुसाई पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में मौजूद है, भंवर पुष्पेंद्र रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और साथ ही जयपुर से सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी श्रीपाल जी आपका, जहां इस बहुचर्चित कांड को लेकर कल का दिन मुकम्मल किया गया है, इस अधर्मी बाबा के कुकर्मों की सजा इसे कल सुनाई जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रकरण चला, पिछले 5 साल से आसाराम जो है वो जेल में बंद है, उसके बाद कल जो फैसला आना है उस पर सबकी निगाहें टिकी है। जी बिल्कुल अनीता, इस पूरे मामले पर पूरे देश की निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला है जिसमें एक जो संत है उसके ऊपर अपनी ही एक जो आस्थावान बच्ची है, नाबालिग बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म का आरोप है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक आई ओपनर केस होगा। अगर इस मामले में सज़ा होती है तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे सलमान खान के मामले में जो सज़ा हुई उसके बाद में उन तमाम लोगों के बीच में संदेश गया जो शिकार की प्रवृत्ति में शामिल होते हैं। तो इस मामले में भी जो संदेश जाएगा, जो अगर सज़ा होती है, ये जितने भी आरोप हैं ये साबित होते हैं। और अगर उन आरोपों की पूरी फहरिस्त को देखें तो आईपीसी के सेक्शंस में पोस्को की जो धाराएँ हैं और साथ ही SC/ST कानून है, उनकी अलग अलग धाराओं को जोड़कर देखा जाए तो इसमें कम से कम 10 साल की सज़ा और अधिकतम उम्र कैद की सज़ा इसमें होने का संभावना बनती है। और सबकी निगाहें, जो कानून के जानकार हैं, चाहे जो पुलिस से जुड़े हुए हैं या वकालत से जुड़े हुए हैं या मीडिया से जुड़े हुए हैं या तमाम वो लोग जो समाज में कुछ चीज़ें सुधरती हुई देखना चाहते हैं, उनकी निगाह इस पर इसलिए टिकी हुई क्योंकि तमाम तरह की इसमें धाराएँ इसमें चार्जशीट में लगाई गई, अलग अलग सेक्शंस को जोड़ा गया बाद में, ताकि एक आई ओपनर के केस के बतौर इसको साबित किया जा सके और पूरे देश में एक संदेश दिया जा सके उन बच्चियों के बीच में, उन लड़कियों के बीच में जो अपने आप को असहज महसूस करती हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही उन लोगों को भी एक संदेश और संकेत चला जाए जो इस तरह के दुष्कर्मों में शामिल होते हैं और बच्चियों को शिकार बनाते हैं। तो इसमें कम से कम 10 साल की सज़ा की संभावना जता रहे हैं कानून के जानकार और अधिकतम उम्र कैद की सज़ा की बात कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि MHA ने अभी थोड़ी देर पहले जो न्यूज़ 18 ने भी अपने दर्शकों को बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें राजस्थान समेत जो पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश, वहाँ पर खासतौर पर अलर्ट रहने की एडवाइजरी जारी की है और पुलिस को संदेश दिया है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतें।
यानी उनके जो समर्थक हैं आसाराम के, इस फैसले के आने के बाद वो उपद्रव मचा सकते हैं और इसीलिए ये एडवाइजरी जारी की गई। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जितने भी गवाह थे उनको एक एक करके मार दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। कई केसेज इस तरह के आए जिसमें चाहे वो वैद्य हो जिसने इस बात का खुलासा किया, तो उन गवाहों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए उस जो पीड़ित बच्ची है जिसने ये आरोप लगाया दुष्कर्म का और उसने हिम्मत की आसाराम के दुष्कर्मों के खिलाफ बोलने की, उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने उसके लिए खास तौर पर इंतजाम किए हैं। तो पूरे देश में, चाहे वो राजस्थान की बात हो, गुजरात की हो, मध्य प्रदेश की हो, दिल्ली की हो, वहाँ पर पुलिस अलर्ट कर दिया गया है। MHA की एडवाइजरी के बाद उस पीड़िता के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह से उसको चोट नहीं पहुंचाई जा सके, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। और साथ ही जोधपुर को पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, धारा 144 लगा करके, ताकि वहां पर आसाराम के समर्थक आकर किसी तरह का उपद्रव नहीं मचा सकें। यानी तैयारियां तमाम है। अब देखना है कि जो जांच हुई है, जो चार्जशीट पेश हुई थी, उसको पुलिस और जो कानून के जानकार हैं, सरकार की तरफ से पैरोकार हैं, वो उसको किस तरह से वहां पर साबित कर पाते हैं। जी जी श्रीपाल जी, इस पर हम और बातचीत करेंगे। हमारे साथ फिलहाल ललित जी जुड़े हुए हैं, आसाराम के आश्रम में मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका मैं रुख करती हूँ। ललित जी, जैसा कि तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो तो पुख्ता किए ही गए हैं, अभी एक आध दिन पहले ही आसाराम ने जेल से ही अपने समर्थकों को चिट्ठी लिखी कि आप यहाँ पर ना आए, आप आश्रम में ही बैठ के मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं बरी हो जाऊं। ऐसे में आश्रम में क्या कुछ वहां व्यवस्था की गई है? सुरक्षा चाक चौबंद है और समर्थकों का पहुंचना क्या यहाँ पर जारी है? किस तादाद में समर्थक वहां मौजूद हैं? देखिए, अगर 4 दिन पुरानी अगर स्थिति देखें तो बहुत से समर्थक यहाँ पे थे, यानी 3 से 4 हज़ार समर्थक हर समय जोधपुर में रहते हैं। ऐसी तस्वीर पहले भी थी, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इंतजाम किए हैं, शहर में धारा 144 लगा दी है। और जो आश्रम है पाल आश्रम में, इस वक्त पाल आश्रम में मौजूद हूँ और यहाँ पे पूरी तरह से कल ही इस आश्रम को खाली करा दिया गया था। आश्रम के बाहर झुग्गी झोपड़ियाँ बना रखी थी जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में समर्थक यहाँ मौजूद थे। उन तमाम समर्थकों को पुलिस ने यहाँ से हटा लिया है, यहाँ से उनके जो घर है जहाँ से वो आए हैं वहाँ वापस भेज दिया है। बहरहाल आप तस्वीरें देखें, पुलिस का जाब्ता यहाँ पे मौजूद है। 24 घंटे कड़ी सुरक्षा के बीच आश्रम को रखा गया है और ये तमाम व्यवस्थाएं इसलिए की गई हैं ताकि शहर में किसी की तरह की स्थिति ऐसी ना बने जैसी पंचकुला में बनी थी। बहरहाल जोधपुर पुलिस आज सुबह से ही जो है लगातार हर चप्पे चप्पे में मौजूद है, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, शहर के नाके सील कर दिए गए हैं। वो तमाम उपाय कर लिए गए हैं जिससे शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े ना। बहरहाल चप्पे चप्पे पुलिस की नजर है और पुलिस आश्रम में मौजूद है। जी, क्योंकि ललित, गृह मंत्रालय की तरफ से भी एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। जो राज्य हैं, राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ पर एडवाइजरी जारी की है और दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था एकदम माकूल हो, किसी भी तरह के हालात यहाँ पर ना बिगड़े। देखिए, निश्चित तौर पर अगर 3 दिन पहले जब जोधपुर के डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देश के हर पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दे दी गई है कि जो भी समर्थक जोधपुर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, कहीं वो आसाराम के समर्थक नहीं हैं, जो आते हैं तो उनकी सूचना तुरंत जोधपुर में दी जाए। तो ये तमाम तरह के जो वैकल्पिक उपाय हैं पुलिस ने किए हैं। हालांकि उसका असर दिखने लगा है। जोधपुर में कोई भी समर्थक की हलचल यहाँ पे अभी कल से देखी नहीं जा रही है। आश्रम में सिर्फ 4 ही लोग मौजूद हैं जो पूजा अर्चना करते हैं। पूरे आश्रम को खाली करा दिया गया है। तो तमाम वो व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अब इंतजार कल का है, कल देखना होगा कि कितने लोग जो है समर्थक जोधपुर में दिखाई देते हैं। हालांकि हर 4 घंटे में होटलों को चेक किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी होटल में आसाराम का समर्थक ना ठहरे। अगर मिलता है तो उसे तुरंत स्टेशन या बस से वापस उन्हें भेजने की व्यवस्था भी पुलिस के द्वारा की गई है। जी, और ललित बात कीजिए, क्योंकि कल फैसला आना है तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों से भी मदद मांगी जाए? देखिए, बहरहाल करीब 5 से 6 कंपनियां को यहाँ पे शायद आ रही हैं, शाम तक पहुँच जाएंगी और 1300 पुलिसकर्मी आज पूरे शहर में तैनात हैं। और तमाम अधिकारी जो है हर घंटे सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीसीपी अजयपाल लांबा ने बहुत मेहनत की इस केस को बनाने में और अभी जो तत्कालीन डीसीपी हैं वो खुद जेल गए थे और करीब 1 घंटे जेल की व्यवस्था को खुद देख के आए हैं। जेल डीआईजी उनके साथ थे, तमाम व्यवस्था उन्होंने देखी है और जेल के बाहर आने के बाद उन्होंने कहा है कि अब तक की जो व्यवस्था की गई है, जो सुरक्षा व्यवस्था देखी है, उससे वो संतुष्ट हैं। कोई कारण नहीं है
हैं कि शहर में कोई उपद्रव फैले। हालांकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल सुबह पता चल जाएगा कि आसाराम के भाग्य का फैसला क्या होगा। बहरहाल पूरी व्यवस्था जोधपुर में की जा चुकी है। जी ललित जी, आप भी नजर बनाए रखें और हम भी आपसे पल पल के अपडेट यहाँ पर लेते रहेंगे। तमाम जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर मौजूद है। साथ ही रुख हम करेंगे रेलवे स्टेशन के क्या कुछ हाल है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र। जी भंवर, अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो किस तरह के इंतजामात वहां देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल अनिता, मैं बता दूं कि स्टेशन पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें आरएसी भी मौजूद है, राजस्थान पुलिस के जवान मौजूद है। उसके अलावा जो यहाँ रेलवे पुलिस के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और गृह मंत्रालय से जिस तरह का आदेश जारी है उसके बाद से जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पुलिस की व्यवस्था है। पुलिस जो है राजस्थान पुलिस जो यहाँ की है वो है। उसके अलावा जीआरपी जो रेलवे की पुलिस है वो मौजूद है। महिला कांस्टेबल्स की भी ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस कांस्टेबल्स भी यहाँ पर तैनात हैं और कोशिश यही की जा रही है कि बिना किसी जांच के कोई यात्री यहाँ से नहीं निकले। और जैसे ही कोई गाड़ी आती है ये सब लोग मुस्तैद हो जाते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद ये तस्दीक कर ली जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का नहीं हो जो यहाँ उनके समर्थन में यहाँ पर आया हो, जो उपद्रव को अंजाम दे पाए। और पूरी कोशिश यही रहती है, उनकी आईडी देखी जाती है जैसे कोई ट्रेन यहाँ पर पहुँचती है। फिलहाल कोई ट्रेन नहीं आई है, थोड़ी देर पहले एक ट्रेन गई थी तब चेकिंग हो रही थी, अभी ट्रेन नहीं आई है, यात्री यहाँ पर हैं। लेकिन जैसे ट्रेन आएगी ये बाकायदा उनकी चेकिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ से इनको जाने दिया जाएगा ताकि ये तय कर लिया जाए कि कल जब आसाराम को सज़ा सुनाई जाए उस वक्त कोई भी इस तरह की हनूनी नहीं हो पाए, जिस तरह का राम रहीम मामला हुआ था उस तरह का कोई मामला नहीं हो पाए। फिलहाल जैसे ट्रेन आती है उसके बाद ये जो व्यवस्था है और ज़्यादा मुस्तैद हो जाती है और कल ये पूरी माकूल व्यवस्था के अंदर तब्दील हो जाएगी। अनीता, मैं आपको बता दूं क्योंकि कल जब फैसला होगा उस वक्त अंदेशा ये रहेगा कि कहीं कुछ ऐसी अनहोनी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़े, इस तरह की पूरी कोशिश बनाकर रखी जाएगी और पुलिस व्यवस्था को और ज़्यादा मुस्तैद किया जाएगा स्टेशन पर। जी भंवर, वाकई में यानी पुलिस स्टेशन पर भी पूरी तरह से जो इंतजाम है वो माकूल इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो उसके लिए तमाम जो आरएसी की टुकड़ियां हैं वो भी तैनात की गई हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने अपनी कमर यहां पर कस ली है। कल जो फैसला आने वाला है उसके मद्देनजर कोई चूक ना रह जाए, कहीं जो पंचकुला में जो हालात बने तो इस तरह के हालात ना बने, उसके मद्देनजर सुरक्षा इंतजामात पुख्ता यहां पर किए गए। हमारे साथ सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख करते हैं। श्रीपाल जी, सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतने संगीन आरोपों के चलते आसाराम जो है वो जेल में कैद हैं, उसके बावजूद भी जो इनके भक्त हैं, इनके जो समर्थक हैं, उनमें उन्माद कम नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है? ये अगर हम इस पे अगर यहाँ कई प्रश्न ऐसे खड़े होते हैं और ये वाकई में सोचने वाला विषय है कि इस तरह के संगीन आरोप जिस संत पर लगे हों अभी भी उसके भक्त उसी संख्या में हैं और उसी तरह से उनका वो सपोर्ट करते हैं। देखिए अनीता, इसका बेहतर इलाज समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक दे सकते हैं, लेकिन जो फेथ होती है, जो आस्था होती है, उसके अंदर आमतौर पर लोग इतने डूब जाते हैं कि वो जिसको भी मानते हैं, जिसके प्रति आस्था होती है, उसको अपना भगवान मानने लगते हैं। और आसाराम को लेकर भी एक बड़ी खेप ऐसी है, बड़ी संख्या ऐसी है जो उनमें अपने भगवान का दर्शन करना चाहती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके पेड वर्कर हैं। ये बात पहले भी सामने आ चुकी थी कि पहली बार जब उनको अरेस्ट किया गया था तो उनके जो पेड वर्कर्स थे, जो उनकी तनख्वाहों पे काम करते हैं, उन्होंने ही भक्तों के रूप में हमला किया था और उस वक्त बाकायदा मीडिया को भी टारगेट किया था। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर उस भीड़ में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे मौक़ों पर जब भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला होता है, भीड़ होती है, तो कुछ आपराधिक किस्म के तत्व भी ऐसे मौक़ों पर सक्रिय हो जाते हैं। और इसलिए बाकायदा एक अलर्ट जारी किया गया है, एक एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी तरह से इस तरह की हिंसा नहीं हो सके, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ सके। खासतौर पर पुलिस इसलिए भी अलर्ट है कि पहले इस तरह की घटना यहाँ पर हो चुकी है। उस वक्त मीडिया को टारगेट किया गया था। आसाराम के जो समर्थक हैं वो आसाराम के इशारों पर उनके जो गवाह हैं, मुख्य गवाह हैं, उनको मारने के उनके ऊपर आरोप है। बाकायदा उनको एलिमिनेट किया गया। और इसके अलावा जो राम रहीम का मामला हुआ था, उस वक्त जिस तरह से वहाँ पर भीड़ ने उत्पात मचाया था, उपद्रव मचाया था, उसको देखते हुए भी इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो राजस्थान पुलिस है वो अब छाछ भी
फूंक फूंक कर पी रही है, क्योंकि पहले के जो अनुभव है वो ठीक नहीं रहे हैं। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों की आस्था, बड़ी तादाद में लाखों लोगों की आस्था आसाराम में रही है और राजस्थान में जगह जगह इस तरह के सत्संग करते रहे हैं, प्रवचनों के लिए आते रहे हैं। उनका एक बड़ा प्रभाव वाला क्षेत्र ये यहाँ पर था। लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ, जब ये सच सामने आया कि वो इस तरह के मामलों में संलिप्त हैं, जब इस तरह के आरोप लगे, तो एक एक कर जो कड़ियाँ खुलती गई, जिस तरह से उनके खुलासे होते गए, उसके बाद एक बड़ी तादाद जो उनके समर्थकों की है, उनके आस्थावानों की है, वो उनसे अलग हो गई। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो उनमें अंधश्रद्धा रखते हैं, अंधभक्त हैं, और उनमें से एक तादाद ऐसी भी है जो उनके पेट भरकर के बतौर है, उनके कर्मचारी के बतौर काम करती है। अनीता, प्रावधानों की बात करें, जैसे कि सजा, अगर जो न्यूनतम सजा है वो 3 साल की होगी और उम्र कैद जो है मैक्सिमम जो आपका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हो सकता है वो उम्र कैद है। ऐसे में अगर वो बरी हो भी जाते हैं लेकिन वो जेल से क्या छूट पाएंगे या नहीं? देखिए अनीता, ये पूरी जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे पोस्को एक्ट के हों, आईपीसी के सेक्शंस हों या SC/ST एक्ट के हों, उनको सबको देखा जाए तो न्यूनतम सज़ा, अगर ये प्रमाणित होती हैं धाराएं, तो न्यूनतम सज़ा 10 साल की कानून की जानकार मान रहे हैं। और उनका कहना है कि ये जो पोस्को एक्ट की धाराएं हैं जी, वो अगर साबित होती हैं तो ये सज़ा अधिकतम उम्र कैद भी हो सकती है। तो ये माना जा सकता है कि ये आरोप साबित होने पर आसाराम को कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। और अगर उसको देखा जाए तो अभी तक उनका जो वक्त गुजरा है जेल में, उस लिहाज से वो फिलहाल जेल से बाहर नहीं जा सकते, उनको और लंबी सजा काटनी पड़ सकती है। जी श्रीपाल जी, क्योंकि यहाँ पर अगर इस केस में बरी हो भी जाते हैं तो वो जेल से तो नहीं छूटेंगे, क्योंकि दूसरे केस के लिए उन्हें अहमदाबाद पुलिस को भी सौंप दिया जाएगा। इस तरह की जो बातें हैं वो भी कही जा रही हैं। चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। और सेंट्रल जेल जोधपुर के बाहर हमारे संवाददाता अरबाज अहमद मौजूद हैं। क्या कुछ वहां पर चल रहा है उनकी जानकारी उनसे लेते हैं। अरबाज, सेंट्रल जेल में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जैसा पहले पुलिस ने यहाँ पर कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि यहाँ जेल से ही उनको सजा सुनाई जाए, क्योंकि हालात बिगड़ने की स्थिति ना पैदा हो। कोर्ट से अगर उन्हें जेल से कोर्ट ले जाया जाता है तो उनके समर्थक जो है वो पहुंच सकते हैं, उसके चलते शहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हालात बिगड़ सकते हैं। क्या कुछ स्थिति है सेंट्रल जेल की अगर बात करें? देखिए, सेंट्रल जेल के अंदर जिस तरह की स्थिति है वो पहले से बिल्कुल अलग है। कुछ दिन पहले सलमान खान के मामले में भी हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग की थी, हालात को देखा था, लेकिन आज यहाँ पर लोगों को बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को एंट्री की जा रही है, आम लोगों की एंट्री पर पाबंदी है, मुस्तैदी बढ़ाती गई है। खास यहाँ पर बुलेट बटालियन जो है वो लगा दी गई है STF की, और बटालियन के अलावा यहाँ पर वज्र वाहन 2 लगाए गए हैं। वज्र वाहन यहाँ पर मुस्तैद कर दिए गए हैं। अगर जरूरत पड़ती है तेज धार से जो है भीड़ को नियंत्रित करने की तो वो भी की जाएगी। जो STVF है वो बाकायदा रॉयट्स कंट्रोल के वेपन्स है वो साथ में लेकर के पहुंची है। जो घोड़ों की यहाँ पर अलग से नफरी पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं और महा कवरेज आप देख रहे हैं आसाराम पर, क्योंकि कल फैसला आना है। निचली अदालत द्वारा दुष्कर्म के आरोपी आसाराम पर बुधवार यानी कल के दिन फैसला सुनाया जाना, और उससे पहले शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। धारा 144 यहां पर लगा दी गई है अगले 10 दिन के लिए। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक ही निचली अदालत मामले के सिलसिले में जोधपुर सेंट्रल जेल जो परिसर है वहां पर ही फैसला सुनाया जाएगा। और आपको बता दें कि फैसला सुनाए जाने के दिन के लिए सभी प्रबंध यहां पर कर लिए गए हैं। जेल परिसर, अगर सेंट्रल जेल की बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो यौन शोषण केस में आसाराम पर कल के दिन फैसला आना और उसका काउंटडाउन यहां पर शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें जोधपुर सेशन कोर्ट में आसाराम के खिलाफ ये केस चला। कोर्ट ने आरोप भी तय किए। आरोप पत्र में 58 गवाह थे वो पेश किए गए। तो तमाम सब चीजें होने के बाद 7 अप्रैल को अंतिम बहस हुई और उसके बाद कल के दिन के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया। आज चलिए रुक करते हैं, हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक हम उनका कर लेते हैं। जी भंवर, हम जैसा कि बात कर रहे थे अगले आने वाले 10 दिन के लिए
धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है। क्या कुछ इस दौरान किस तरह की छूट दी जाएगी, क्या कुछ इंतजामात पुलिस ने करे हैं, किस तरह से जो टोल नाके हैं आपके, उन पर भी कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त है, कड़ी चेकिंग की जा रही है? तो 144 जो धारा है उसके जद में जयपुर नज़र आता है। सड़कों पर भी 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा आज चूंकि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की छूट आज है, लेकिन टोल नाके जितने भी हैं जो जोधपुर को एंट्रेंस से जोड़ते हैं, जोधपुर का जो मुख्य पाली की तरफ से आने वाला जो एंट्रेंस है, वहाँ हमने देखा था कि 12 बजे से ही टोल नाके पर मुस्तैदी थी और एक एक गाड़ी को चेक करके आने दिया जा रहा था। गाड़ी को अंदर से चेक किया जा रहा था, उसकी डिग्गी चेक की जा रही थी, लोगों की ID तक चेक की गई है, उसके बाद लोगों को अंदर आने दिया जा रहा था। जैसे ही लोग जोधपुर पहुंचते हैं, तमाम जो जोधपुर के स्टेशन हैं वहाँ पर भी पुलिस की जो व्यवस्था है वो मुस्तैद रहती है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पूछने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये सामने कांस्टेबल खड़े हैं, इनके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो अंदर पूरा सुरक्षा का ध्यान रखे हुए हैं और कोई चूक सुरक्षा में ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लोगों को ये जो आप रिबन देख पा रहे हैं, इस रिबन से अंदर जाने के लिए पहले अपनी चेकअप कराना पड़ता है, उनको अपनी ID दिखानी पड़ेगी, उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि सुरक्षा के अंदर कोई चूक ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन रहे। और जिस तरह से आसाराम को सजा का ऐलान कल होगा, जिस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है कि उन्हें सजा तो आजीवन कारावास भी हो सकता है, 10 साल तक की भी सजा हो सकती है। जो भी न्यायालय तय करेगा, जो भी न्यायालय मुकर्रर करेगा, वो कल देखना होगा। लेकिन फिलहाल सुरक्षा कैसे मेंटेन रहे, सुरक्षा के लिए क्या एहतियातन कदम उठाए जाएं, उसको लेकर के प्रशासन सजग नजर आता है। खासतौर पर स्टेशन की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस तरफ की तस्वीर, वो सामने आप देखिए, वहाँ 2 व्यक्ति जो हैं वो अभी ट्रेन से उतरे थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है। शायद हो सकता है उनके समर्थक हों, हम वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल पूछताछ उनसे हो रही है। और जितने भी लोग हैं उनकी ID चेक की जाती है, ID चेक करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाता है। फिलहाल जिन लोगों को रोका था उनको क्लियरेंस इन्होंने दे दिया है, उनको जाने दिया गया है। और ये देखिए, ये मुख्य दरवाज़ा है जहाँ से जो लोग आएंगे और यहाँ से निकलेंगे बाहर। एंट्रेंस और एग्जिट दोनों इस तरफ से है। यहाँ पर उस तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि ज़्यादा संख्या में एक साथ बल्क में लोग बाहर नहीं जा सकें, एक एक करके लोग बाहर जाएं, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और उनका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो देखने के बाद उनको जाने दिया जा रहा है कि वो कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, किस काम से जोधपुर के अंदर एंट्रेंस हुआ है। उसके अलावा होटल्स के अंदर भी इस तरह की चेकिंग की जा रही है, अलग अलग टीम बना करके होटल में चेक कर रही हैं। सुबह भी चेकिंग हुआ था, अब शाम को फिर से चेकिंग होगा और रात को, देर रात को भी अलग अलग होटल्स के अंदर टीम जाएंगी और चेक किया जाएगा। स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पर भी सुरक्षा मुस्तैद की गई, जिसमें RAC है, आपका जो रेलवे पुलिस बल है वो है, उसके अलावा राजस्थान पुलिस, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो टोल नाके हैं उन पे जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसके कुछ लोग लगाए गए हैं, उसके अलावा राजस्थान पुलिस के लोग मुस्तैद हैं और जो गृह सुरक्षा बल है उनके भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैद किए गए हैं। जी अनीता। जी भंवर, वाकई में आज जिस तरह से यहाँ पर जो पुख्ता इंतजामात किए गए, रेलवे स्टेशन की अगर बात करें, बिना ID कार्ड्स के एंट्री नहीं दी जा रही है, कड़े सुरक्षा बंदोबस्त और इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। RAC की टुकड़ियां भी यहाँ पर तैनात की गई है। आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आपके पास एक बार फिर लौटेंगे। इसी बीच रुख हम करते हैं, हमारे संवाददाता राकेश गुसाई जुड़ चुके हैं जो कि मौजूद है सेंट्रल जेल के बाहर। किस तरह के हालात है वहां पर, उनसे जानते हैं। जी राकेश, कल के दिन की अगर बात की जाए तो तमाम वो इंतजामात सेंट्रल जेल के बाहर किए गए हैं कि अगर वहां पे समर्थक पहुंचते भी हैं या किसी भी तरह की कोई भी आशंका पुलिस को होती तो उससे निपटा जा सके। साथ ही कल जेल को भी सील कर दिया जाएगा। क्या कुछ आपको वहां पर हालात किस तरह के देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ हलचल वहां पर देखी जा सकती है? देखिए अनीता, एक अच्छी बात यह है कि जो जोधपुर कमिश्नरेट की ओर से जो प्रयास किए गए वो काफी सकारात्मक रहे। जैसे ही मैंने जोधपुर के अंदर आज सुबह प्रवेश किया तो टोल नाके के पास जैसे ही मैं आउट हुआ तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमारी गाड़ी को रोका और पूरी पूछताछ की और उसके बाद आगे जाने दी। कमोबेश ये हालात जोधपुर आने वाले सभी टोल नाकों पर, सभी हाईवेज पर यही स्थिति है। अभी कुछ ही देर पहले मेरा ADG जो लॉ एंड ऑर्डर है NRK रेड्डी से बात हुई, उनका कहना है कि 6 कंपनियां उन्होंने जोधपुर कमिश्नरेट को दे दी। उसके अलावा भी जोधपुर कमिश्नरेट के पास 10,000 की नफरी है जिसको तहत उन्होंने शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया हुआ है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो जोधपुर कमिश्नरेट ने अपने स्तर के ऊपर जो व्यवस्था की है वो अभी तक सकारात्मक दिख रही है, क्योंकि धारा 144 के तहत कुछ लोगों को भी एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा। तो वहीं अभय कमांड सेंटर
सेंटर के मार्फत से सिटी के हर कोने पर नजर रखी जा रही है। जहां पर भी इस प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलते हैं तो उनसे तत्काल प्रभाव से पूछताछ की जाती है, और अगर कहीं वो आसाराम बापू के भक्त हैं तो उन्हें यहां से बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं कुछ बसें यहां पर रिजर्व में रखी है, अगर कुछ समर्थक आने का भी प्रयास करते हैं कल सुनवाई के दौरान तो तत्काल प्रभाव से उनको भी यहां से उठाकर जिले से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है। हालांकि इस समय मैं खुद एसपी ऑफिस के अंदर हूं, यहां डीसीपी जो है जोधपुर कमिश्नरेट के उनके कार्यालय के अंदर हूं, और जो व्यवस्थाओं का आलम है वो खुद अपने स्तर के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 दिन से पुलिस मुख्यालय भी इसको लेकर समय समय पर अपडेट लेता रहा। जब जोधपुर कमिश्नरेट से मेरी आज डीजीपी ओपी गहलोत्रा से इस संबंध के अंदर बात हुई कि क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या किस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर सजग है, क्योंकि एक बड़ा उदाहरण हमारे पास में है, पहले से है राम रहीम का एक बड़ा उदाहरण है, जिस दौरान इतनी बड़ी हिंसा हुई, कई लोगों की मौत हुई और सरकारी संपत्ति का जिस तरह से नुकसान हुआ, एक बड़ा मामला था। यही कारण है कि अब एक दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पी रहा है, वो हालत अब जोधपुर पुलिस की हो चुकी है, क्योंकि इस तरह का वाकया, क्योंकि जो आसाराम बापू है उसके अंध भक्त हैं, वो बड़ा फेथ करते हैं, और अभी भी कई जगहों पर उन लोगों के होने के मूवमेंट जरूर दिखाई दे रहे हैं, और यही कारण है कि हर जगह अलर्ट का माहौल है। अभी कुछ समय पहले रेलवे स्टेशन के पास भी कुछ युवक आए थे जो कि समर्थक बताए जा रहे थे, उन्हें भी वापस ट्रेन में बिठाकर यहाँ से रवाना किया गया। तो ऑल ओवर जो कैलकुलेशन अभी तक जोधपुर कमिश्नरेट की निकल के आती, जोधपुर शहर की जो निकल के आती सुरक्षा के लिहाज से और आम जन अगर की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो जोधपुर शहर आज सुरक्षित है, और कल पर भी यही व्यवस्था रहने वाली है, और अलर्ट मोड के अंदर जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस है। अनीता जी राकेश, वाकई में पुलिस कमिश्नरेट ने यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली है। जैसा कि आपने बताया कि अभय कमांड सेंटर के तहत भी शहर के हर एक कोने पर नजर रखी जाएगी, पैनी नजर रखी जाएगी, और किसी भी तरह के जो हालात हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो ना बिगड़े, उसका पूरी तरह से ख्याल और पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। रुक हम कर लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मौजूद हैं आसाराम के आश्रम के बाहर। ललित जी, जैसा कि हमने पहले जैसा आपने बताया कि जो आश्रम है उसे पहले ही खाली कराया जा चुका है, अलावा उसके कहीं से भी कोई भी भक्त यहां पर ना पहुंच पाए, एहतियातन तमाम वो सुरक्षा के इंतजामात भी वहां पर किए गए हैं। किस तरह के हालात, क्या कुछ आपको वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं सुबह 10 बजे से यहाँ पे हूँ। मैं सुबह 10 बजे से जिस तरह से देख रहा हूँ, यहाँ पे तमाम तरह के जो लोग हैं, हालांकि इक्के दुक्के साधक यहाँ आते हैं, पूछताछ करते हैं, क्योंकि अंदर सामान भी मिलता है वो लेने आते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा आश्रम खाली करा दिया गया है। ना ही कोई सामान की बिक्री अंदर हो रही है और ना ही कोई पूजा पाठ का आयोजन यहाँ पे अंदर हो रहा है जो आमतौर पर होता है। बहरहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस का पहरा है। इस पूरे इलाके में पुलिस और आरएससी के मिला के 100 जवान यहाँ पे तैनात हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पे आसाराम के समर्थक रहते थे। मैं आपको बताऊं, ये आसाराम के आश्रम के सामने जो गली आपको दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस पूरी गली के अंदर मौजूद है। तमाम वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की है, और ये व्यवस्था पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ पे है, ताकि कोई तरह की हलचल आसाराम के समर्थकों की वजह से यहाँ पे ना हो, कोई यहाँ इकट्ठा ना हो सके, असेंबल ना हो सके। इस तरह के तमाम जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो ये तमाम तरह के जो सुरक्षा व्यवस्था उपाय हैं, एक सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को यहाँ तैनात किया गया है। जो भी आ रहा है उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है, उसका नाम पते यहाँ लिखे जा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं तो की गई है, ताकि कल जब फैसला आएगा तो किसी तरह के मूवमेंट यहाँ पे ना हो। आश्रम के अनुयायी जो आमतौर पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, वो यहाँ पे ना इकट्ठे हो सके हों, इस बात का खासा ध्यान यहाँ पे रखा गया है, और किसी तरह की मूवमेंट पे यहाँ पे रोक है। जी, तो वाकई में शहर में आसाराम के जो आश्रम है उनको करीबी से उन पर नजर रखी है, और साथ ही जो तमाम होटल्स और मोटेल्स जो हैं उनके साथ साथ बस स्टैंड और जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। ये थे हमारे साथ ललित, जो कि बता रहे थे किस तरह से हालात हैं आश्रम के बाहर, जहां पुलिस को तैनात किया गया और किसी को भी वहां पर एंट्री नहीं दी जा रही है, पूछताछ की जा रही है। रुक करेंगे, हमारे साथ सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। श्रीपाल जी, जैसा कि अभी देखने को मिला, पॉक्सो एक्ट में भी कई संशोधन हुए हैं, उसके अलावा आज पीएम का एक बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि जो राक्षसी कृत्य करने वाले लोग हैं, इस तरह के जो अधर्मी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो ऐसे में लगता नहीं कि किसी भी तरीके से इन पर थोड़ी सी भी, आसाराम की अगर बात करें, इन पर नरमी बरती जाएगी, इन्हें सख्त से सख्त सजा होनी भी चाहिए।
देखिए अनीता, ये पूरा मामला इस पर टिका है कि किस तरह से जो पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी उसमें कितने तथ्य हैं, उसको कितना वो प्रमाणित कर पाती हैं, और जो वकील हैं सरकार की तरफ से, पीड़िता की तरफ से, वो उन तमाम तथ्यों को किस तरह से अदालत की निगाह में ला पाए हैं। ये पूरा केस उसी पर निर्भर करेगा कि अदालत कितना संतुष्ट होती है जो आरोप लगाए गए हैं, जो सेक्शंस लगाए गए हैं। जी। जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं और जो एक आई ओपनर केस के बतौर उम्मीद की जा रही है निचली अदालत से, उससे लगता है कि इस मामले में आसाराम को सज़ा हो सकती है, और ये सज़ा कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। ये जिस तरह के हालात देश में बन रहे हैं, अलग अलग जगह दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, और जो केंद्र सरकार को बाकायदा पोस्को एक्ट में संशोधन करके 12 साल से नीचे की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में फांसी के प्रावधान तक का जो व्यवस्था की गई है, उन तमाम तथ्यों को और उन हालात को देखते हुए ये एक संभावना जरूर बनती है कि आसाराम के मामले में अदालत का फैसला कड़ा आ सकता है, जो आसाराम की नींद उड़ा सकता है। फिलहाल पुलिस की नींद उड़ी हुई है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन रखे। राम रहीम का जो मामला था उसको देखते हुए, और इससे पहले जब आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी जिस तरह से टारगेट किया गया था उनके समर्थकों के द्वारा, और जिस तरह से गवाहों को आसाराम के इशारे पर आसाराम के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था, उन तमाम तथ्यों को देखते हुए पुलिस के लिए एक चिंता की बात है कि वो किस तरह से कानून व्यवस्था को मेंटेन करे। इसलिए पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है सरकार के स्तर पर, और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है, एडवाइजरी नोट जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली पुलिस को सचेत रहने के लिए कहा गया है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरते। पुलिस की चिंता ये भी है कि जो पीड़ित बच्ची है, उसका परिवार है जिसने हिम्मत करके ये लड़ाई लड़ी है, उसको भी किसी तरह से कोई आंच नहीं पहुंच पाए। इसलिए दिल्ली पुलिस ने उसके लिए पूरे इंतजाम किए हैं कि वो सुरक्षित रहें और उनको किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचे, किसी भी तरह से उनको कोई चोट नहीं पहुंचा पाए। ये मामला महत्वपूर्ण उसी तरह से है जिस तरह से शिकार को लेकर, सलमान खान को लेकर जो एक आई ओपनर केस के बतौर उसको पेश किया गया और जिसमें उसको सजा सुनाई गई जी। इस मामले में भी सजा होती है तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके जरिए पूरे समाज में संदेश जाएगा और उससे एक बात साबित होगी कि कानून की निगाह में कोई भी कितना भी मजबूत हो, कितना भी प्रभावशाली हो, कितनी भी बड़ी उसकी फॉलोइंग हो, अगर वो अपराध करता है तो वो उस अपराध से किसी भी सूरत में बच नहीं सकता, उसको सज़ा हो सकती है। और इस मामले में भी यही संभावना, यही उम्मीद की जा रही है कि जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ न्याय होगा और दुष्कर्म के खिलाफ अदालत का एक बड़ा फैसला इस मामले में आ सकता है। जी श्रीपाल जी, वाकई में जो पीड़िता है उसे भी पूरी उम्मीद है, उसे भी न्याय प्रक्रिया पर पूरी उम्मीद है, और उनका ये कहना था कि उन्हें ये उम्मीद है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह के दुष्कर्मी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और अगर श्रीपाल जी इस पूरे केस की अगर बात करें तो कई बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सख्त रवैया अख्तियार किया गया है। जो सरकार है, चाहे राजस्थान सरकार की बात करें या गुजरात सरकार की बात करें, तो फटकार भी लगी है कि इस प्रकरण में देरी क्यों हो रही है, क्यों नहीं यहाँ पर जो तमाम काम जल्द से जल्द किया जाना है वो नहीं हो रहा है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कई बार आसाराम की जो याचिकाएं हैं उनको भी खारिज किया है, जमानत की याचिकाओं को भी। तो कहा जा सकता है कि कोर्ट इस मामले को लेकर पूरी तरह से हर बार सख्त नजर आया है। जी बिल्कुल अनीता, ये सरकार की, हमारी संस्थाओं की, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को महफूज रखें, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे जो केस के फैक्ट्स हैं उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ने आसाराम की जो याचिकाएं थी, आसाराम की जो अर्जियां थी, उनको खारिज किया है जी। तो नीचे से लेकर के ऊपर की अदालत तक, देश की सर्वोच्च अदालत तक जिस तरह का रुख रहा है, उससे यही एक उम्मीद बनती है, यही एक संभावना बनती है कि इस मामले में आसाराम को कड़ी सज़ा हो सकती है, और वो सज़ा पूरे समाज को एक बड़ा संदेश दे सकती है कि अपनी बच्चियों के साथ इस तरह की दुष्कर्म की, इस तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी सक्षम हो, सबल हो, उसके कितने भी बड़े प्रभाव हो, कितना भी बड़ी उसकी फॉलोइंग हो, कितनी भी बड़ी भीड़ का वो भीड़ को लेकर चलता हो, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ हो सकती है। अगर और इससे सबसे बड़ी बात है कि जब भी कहीं इस तरह की कोई छेड़छाड़ की घटना होगी जी, अब अगर इस मामले में एक सकारात्मक संदेश जाता है, एक फैसला आता है,
तो उन बच्चों को जो यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं उनको एक हिम्मत मिलेगी कि वो कानून का सहारा ले और कानून की मदद से ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाने का काम करे। तो ये कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा एक केस आई ओपनर केस के बतौर होगा और भारतीय कानून के इतिहास में एक नज़ीर के बतौर पेश किया जा सकता है। इसको इस पूरे मामले में जो फैसला आएगा वो अपने आप में एक नज़ीर बनेगा अदालतों के लिए, कानून की जानकारों के लिए और समाज के लिए, और ख़ासतौर पर इस तरह के बाबाओं के लिए जो धर्म की जो आस्था के नाम पर लोगों की भीड़ जुटाते हैं और इस तरह के दुष्कर्मों में संलिप्त पाए जाते हैं। जी वाकई में श्रीपाल जी, इंतजार है कल का, यानी 25 तारीख का, जब इस बहुचर्चित दुष्कर्म प्रकरण में आसाराम को क्या सजा सुनाई जाएगी, उसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। तो हमारे जो सभी संवाददाता सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े थे उन सभी का बहुत शुक्रिया, और साथ ही सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इंतजार किया जा रहा है कल क्या कुछ फैसला कोर्ट द्वारा आसाराम को लेकर सुनाया जाता है। तो हमारी इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18।